नमस्कार विद्यार्थियों, सामाजिक पाठ 6 में पार्ट 5 में आपका स्वागत है। इसमें हम मौर्य वंश की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य तक पढ़ लिया था। हमने इसका पूरा घटनाक्रम मैंने आपको समझा दिया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य को भी आधा लगभग इनको समझा दिया था, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो एक बार दोहरान करते हैं कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य यानी इन्होंने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। ये हमने चर्चा कर ली थी। मौर्य वंश की स्थापना किन्होंने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। हमने उसमें किसके सहयोग से? सहयोगी कौन था? सहयोगी हमने पढ़ा था चाणक्य के सहयोग से ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना मगध पर करते हैं, जिनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व रहता है। फिर इन्होंने मगध का विस्तार, हमने ये भी पढ़ा था, मगध की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक किया, हमने पढ़ा था ये भी। और एक अखंड भारत का निर्माण किया। ये हमने उसमें नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 4 में हमने चर्चा कर ली थी चंद्रगुप्त के बारे में। अब आगे हम बढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त के बारे में कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने जैन धर्म यानी आगे की बात करते हैं, जैन धर्म को अपना लिया। यानी इन्होंने कौन से धर्म को अपना लिया था? जैन धर्म को अपना लिया था। फिर आगे हम चर्चा करते हैं कि अंतिम दिनों में यानी जीवन के अंतिम क्षणों में, यानी जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चले गए? एक जगह का नाम है श्रावण बेलगोला। अरे कहाँ पड़ता था उस समय? कर्नाटक, मतलब आज भी कहाँ पर है? कर्नाटक में। वहां पर ये पहुंचकर वहां जैन धर्म के अनुयायी के रूप में रहते हैं। और वहां एक विधि, जैन धर्म में एक विधि होती है जिसको कहते हैं संलेखना विधि। यहाँ लिखता हूं संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देते हैं। अब संलेखना विधि क्या होता है? यानी संलेखना विधि से इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। अब संलेखना विधि क्या होती है कि इस विधि में जैन धर्म के अनुयायी जो भी होते हैं वो खाना पीना छोड़ देते, यानी अन्न व जल का त्याग कर देते हैं। अन्न जल का त्याग करने के बाद वो अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। तो ऐसे चंद्रगुप्त का अंतिम समय, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चंद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ा। चंद्रगुप्त के बारे में हमने चाणक्य के सहयोग से मगध पे मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। फिर इन्होंने जब ये राजा बनकर मगध पे शासन करते हैं तो सीमाओं का विस्तार करते हैं, उत्तर से दक्षिण तक सीमाओं का विस्तार करते हैं, अखंड भारत का निर्माण ये करते हैं। ये कौन से धर्म के अनुयायी यानी कौन से धर्म को अपना लेते हैं? जैन धर्म को अपना लेते हैं। फिर साथ में ही अंतिम दिनों में कहाँ पर पहुंच जाते हैं? श्रावण बेलगोला। वहां इनकी मृत्यु होती है। किससे? कौन सी विधि से? संलेखना विधि होती है कि ये अंजल को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। कोई व्यक्ति अंजल को त्याग देते हैं तो स्वाभाविक है उनकी मृत्यु निश्चित है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। फिर हम थोड़ा इनके शासन काल में कुछ व्यक्ति भी आए, जैसे चाणक्य आए, तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसी टॉपिक में चंद्रगुप्त मौर्य में ही हम कुछ व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। उनमें से सबसे पहले हम देखते हैं चाणक्य। अब ये चाणक्य कौन थे? ये चाणक्य चंद्रगुप्त के क्या थे? गुरु। पूरी कहानी मैंने बताई थी कि किस तरह चाणक्य को चंद्रगुप्त मिलता है और किस तरह गणानंद को परास्त करते हैं और चंद्रगुप्त से मगध पर मौर्य वंश की स्थापना करवाते हैं। तो ये हमने सब पढ़ा था कि ये उनके चंद्रगुप्त के गुरु थे। और गुरु के साथ ही इन्होंने मौर्य वंश के
स्थापना में चंद्रगुप्त का काफी सहयोग किया था। ये चर्चा हमने पार्ट 4 में की थी। पूरी कहानी मैंने आपको समझाई थी। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसको भी देखे, पार्ट 4 को, फिर ये आराम से आपके समझ में आ जाएगा। तो हम चाणक्य के बारे में यहाँ इतना सा समझेंगे कि चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक, ये पूछा जाता है चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। और इस पुस्तक में किसका वर्णन था? राज्य की शासन नीतियों का वर्णन मिलता है। यानी किसकी चर्चा होती है इस पुस्तक में? राज्य की शासन नीतियों का वर्णन होता है। यानी अर्थशास्त्र नाम से तो ऐसा लगता है कि आर्थिक गतिविधियों की चर्चा होती होगी, लेकिन ये न होकर इसमें शासन नीतियों की चर्चा होती है। यानी ये किससे संबंधित? राजनीति से संबंधित है। राजनीति से इसका संबंध है। तो चाणक्य के बारे में हमें ये ध्यान में रखना है कि ये चंद्रगुप्त के क्या थे? गुरु थे। और साथ में ही इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिनका नाम था अर्थशास्त्र, और उसका संबंध राजनीति से। इस पुस्तक में राज्य की शासन नीतियों का वर्णन हमें मिलता है। अब चाणक्य के बारे में और कहते हैं कि चाणक्य के उपनाम थे। यानी उपनाम, चाणक्य को हम और नामों से जानते हैं। जैसे पहला नाम अगर हम चर्चा करें तो विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त यानी चाणक्य के नाम एक तो में चाणक्य मिलता है, दूसरा में विष्णुगुप्त मिलता है, और तीसरे नाम की हम बात करें तो इनको कौटिल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौटिल्य। तो ये चाणक्य के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने बता दी, और उस कहानी में सब बताया था कि किस तरह वह घनानंद से मिलने जाते हैं, क्यों जाते हैं, ये सब उसमें है। उस वीडियो को देखेंगे तो आराम से चाणक्य आपके समझ में आ जाएगा। तो ये चाणक्य के बारे में है। अब आगे अगर एक और व्यक्ति की हम चर्चा करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में, ये चाणक्य हो गया। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं सेल्यूकस निकटर। सेल्यूकस निकटर। अभी सेल्यूकस निकटर कौन होता है इसकी चर्चा करते हैं। देखो, उस कहानी में मैंने बताया था कि भारत पर आक्रमण की योजना यूनान शासक सिकंदर, यानी सिकंदर जो यूनान का शासक था, वो भारत पे आक्रमण की योजना बनाता है। और उसका जो सेनापति होता है, इसका जो सिकंदर का सेनापति होता है, कौन होता है? सेल्यूकस निकटर। कौन होता है? सेल्यूकस निकटर के सेनापति होता है। किसका सेनापति होता है? सिकंदर का। तो इसलिए इसकी चर्चा करना, यहाँ पे हमको इसकी चर्चा करनी पड़ रही है। देखो क्या होता है कि जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण की योजना बनाए, उस समय बाद जब भारत पर वो आक्रमण करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जो अभियान सिकंदर द्वारा छेड़ा गया था, यानी भारत पे आक्रमण करने की योजना के बारे में, तो उसका सेनापति होने के हिसाब से जिम्मेदारी किसकी होगी? भारत पे आक्रमण करने की सेल्यूकस निकटर की। तो आक्रमण कौन करता है? सेल्यूकस निकटर ही भारत पे आक्रमण करता है, क्योंकि सिकंदर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ लिखता हूं 305 ईसा पूर्व में निकटर ने मगध पर आक्रमण किया। ये इम्पोर्टेंट बात है कि भारत पे आक्रमण किसने किया था? सेल्यूकस निकटर ने किया था, न कि सिकंदर ने, क्योंकि सिकंदर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब करता है वो? 305 ईसा पूर्व में। अब जब भारत पे आक्रमण करता है तो भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा था? मगध। तो सीधा वो किस पे आक्रमण करता है? मगध पे। मगध का जो सम्राट था उस समय कौन था? चंद्रगुप्त वहां का शासक था। तो उसका युद्ध किससे होता है? यहाँ लिखता हूँ युद्ध किससे हुआ। यहाँ युद्ध होता है एक तो निकटर यानी सेल्यूकस निकटर वीएस और चंद्रगुप्त के। किससे? चंद्रगुप्त से। किससे होता है? चंद्रगुप्त से। यानी दो व्यक्तियों के मध्य युद्ध होता है। इसमें निकटर की क्या होती है? हार होती है। और विजय किसको मिलती है? चंद्रगुप्त को। किसको मिलती है?
चंद्रगुप्त को मिलती है। अब युद्ध किसने जीता? चंद्रगुप्त ने। हार किसके? सेल्यूकस निकटर की। तो इनके बीच में एक संधि होती है, उस संधि को ही हमें ध्यान में रखना है कि संधि के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि संधि में किन किन बातों पे उन पर संधि होती है। तो सेल्यूकस निकटर और इसके बीच में जो संधि होती है उसके बारे में मैं यहाँ लिखता हूँ, उनको मिटा दूं क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं हम? सेल्यूकस निकटर। तो सेल्यूकस निकटर यूनान के शासक का सेनापति था और सेनापति होने के नाते उसकी मृत्यु के बाद 305 ईस्वी में वो मगध पे आक्रमण करता है और मगध पे आक्रमण करने पर मगध का जो राजा होता है क्या कौन होता है? चंद्रगुप्त मौर्य। इन दोनों के बीच युद्ध होता है। युद्ध में विजय किसकी होती है? चंद्रगुप्त मौर्य की। और दोनों के बीच में क्या होती है? संधि। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। संधि किनके बीच में होती है? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकटर के बीच में। तो संधि में क्या हुआ कि 500 हाथी, ये ध्यान रखना, 500 हाथी कौन किसको देता है? 500 हाथी चंद्रगुप्त, 500 हाथी चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकटर को देता है। सेल्यूकस को देता है। ये ध्यान रखना कि एक संधि में एक आधार तो हुआ कि 500 हाथी किसको दिए? सेल्यूकस निकटर ने। किसने दिए? चंद्रगुप्त ने दिए। फिर बारी किसकी है? भाई संधि हुई तो दोनों में बराबर लेन देन हुआ, तो 500 हाथी तो चंद्रगुप्त ने दे दी। अब सेल्यूकस यहाँ लिखता हूं, सेल्यूकस निकटर क्या करता है? 500 हाथी के बदले में पूर्वी अफगानिस्तान एक जगह का नाम है बलूचिस्तान और एक देता है सिंधु नदी का क्षेत्र। तो संधि में ये चीजें सामने आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य होता है वो तो सेल्यूकस निकटर को 500 हाथी देता है और सेल्यूकस निकटर उसके बदले में कुछ भारत के उसके जीते हुए क्षेत्र देता है। एक तो पूर्वी अफगानिस्तान जो सिकंदर द्वारा जीत लिए जाते हैं वो उसको दे देता है, एक बलूचिस्तान दे देता है, एक सिंधु नदी क्षेत्र जो भी उसने विजय किया था वो सब किसको सौंप देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये संधि का आधार था। आगे बढ़ते हैं, ये मिटा देता हूँ, केवल ये समझने का आधार है। इनके नोट्स में आज वीडियो के अंत में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये संधि तक हो गया अपना। तो संधि में एक चीज और होती है कि यहाँ पे सेल्यूकस की एक पुत्री होती है, यानी सेल्यूकस की पुत्री। अब पुत्री का नाम क्या था? हेलेना। पुत्री हेलेना का विवाह किससे करता है? वह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर देता है। तो ये पूरी संधि मैंने यहाँ लिख दी। इसको एक बार में फिर दोहरा। 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेल्यूकस को दिए जाते हैं। सेल्यूकस उसके बदले में कुछ क्षेत्र उसको देता है, जैसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी का क्षेत्र। और एक और इसमें सेल्यूकस इसी संधि के दौरान अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। तो ये उनके बीच, दोनों के बीच क्या होती है? संधि होती है। ये चीज हमने सेल्यूकस निकटर के आधार पर पढ़ी। फिर चाणक्य हमने पढ़ लिया, सेल्यूकस निकटर पढ़ लिया। फिर एक और व्यक्ति इसमें आता है चंद्रगुप्त के शासनकाल में, जिसका नाम है मेगास्थनीज। अभी मेगास्थनीज कौन होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मेगास्थनीज क्या है कि जो सेल्यूकस निकटर था उसका राजदूत था। सेल्यूकस निकटर का राजदूत कौन था? सेल्यूकस निकटर का क्या था? वो राजदूत था। सेल्यूकस निकटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। और इसकी नियुक्ति, यानी किसकी नियुक्ति? मेगास्थनीज की नियुक्ति वो चंद्रगुप्त के दरबार में करता है। सेल्यूकस निकटर का राजदूत था
जिसकी क्या करता है वो नियुक्ति चंद्रगुप्त के दरबार में करता है। यानी कहने का मतलब मेगास्थनीज का यही हमें ध्यान में रखना है। शिल्प निकेटर का राजदूत था, अब जिसकी युद्ध हारने के बाद शिल्प निकेटर क्या करता है, उसकी नियुक्ति, यानी उनके दोनों के बीच संधि होने का मतलब है एक समझौता हो जाता है और दोनों अपने अपने जो भी संबंध है उनमें सामंजस्य बिठाते हैं। तो उन सामंजस्य के साथ साथ ये अपनी पुत्री का विवाह कर देता है, कुछ क्षेत्र दे देता है, उसके बदले में कुछ और वो पांचवाती चंद्रगुप्त से लेता है। ऐसे ही वो अपना एक राजदूत होता है, जो एक राजदूत होता है उसको भी वो चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त कर देता है। तो सेल्यूकस निकेटर सेल्यूकस ये मेगास्थनीज के लिए हमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि इनके द्वारा, यानी एक पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, मेगास्थनीज के द्वारा। पुस्तक का नाम था इंडिका। इस पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, वो थी मेगास्थनीज का। हमने इसी पार्ट में एक और पुस्तक की चर्चा की है, वो है अर्थशास्त्र। वो किसके द्वारा लिखी गई थी, वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। यानी दो पुस्तकों का वर्णन मिलता है इस टॉपिक में, एक तो अर्थशास्त्र और एक इंडिका। एग्जाम में इन दोनों के बारे में बहुत समझ लो पूछा ही जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी, मेगास्थनीज की, और अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी, चाणक्य के द्वारा। तो ये मैंने आपको मौर्य वंश में चंद्रगुप्त को समझाया। चंद्रगुप्त के साथ साथ हमने सेल्यूकस निकेटर की क्या भूमिका रही, चाणक्य की क्या भूमिका रही और मेगास्थनीज की क्या भूमिका रही, ये हमने पढ़ा। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश में जो पहला टॉपिक था चंद्रगुप्त, वो हमने आज कंप्लीट कर लिया। आगे के टॉपिक की हम चर्चा करते हैं, उसमें हम बढ़ते हैं कि मौर्य वंश को और आगे बढ़ाते हैं कि चंद्रगुप्त के बाद, यानी चंद्रगुप्त की मृत्यु होने के बाद मगध पे किसका शासन होता है, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो जैसे ये चंद्रगुप्त, अब चंद्रगुप्त के बाद मगध का जो उत्तराधिकारी बना, कौन बना, वो बनता है, समझना यहाँ पे, बिंदुसार। यानी चंद्रगुप्त के बाद जो मगध का उत्तराधिकारी था वो चंद्रगुप्त का ही क्या था, पुत्र था। इसका क्या था, वो पुत्र था। तो वो शासन करता, इसने शासन किया 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। किसने किया, ये चंद्रगुप्त ने। अब बिंदुसार जब शासन पर बैठता है तो वो कब से, 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक वो मगध का सम्राट बनता है। कौन, बिंदुसार। तो आज हम अगले मौर्य वंश को आगे बढ़ाते हुए किसकी चर्चा करेंगे, बिंदुसार की। तो बिंदुसार के बारे में भी ज्यादा तो है नहीं, थोड़ा बहुत ही है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बिंदुसार की। तो सबसे पहले इसकी उपाधि की चर्चा करते हैं। उपाधि यानी बिंदुसार के पास कौन सी उपाधि थी, ये पूछी जाती है। इनके पास एक उपाधि थी, उसको अमित्रो घात, या इसी का एक और नाम मिलता है अमित्रोचेट्स। यानी इतिहास में बिंदुसार के पास एक उपाधि के लिए ये प्रसिद्ध होते हैं, अमित्रोघात और अमित्रचेट्स, जिसका अर्थ होता है, यहाँ लिखता हूं, शत्रु का विनाशक। क्या होता है, शत्रु का विनाशक। अमित्रचेट्स और अमित्रोघात का अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। यानी ये शत्रु का विनाशक था, तो इतिहास में ये किस नाम से मतलब प्रसिद्ध हुआ, अमित्रोघात या अमित्रचेट्स। फिर इसके बाद इसके अन्य नाम की हम चर्चा करते हैं कि जो बिंदुसार है, इसके अलग अलग पुराणों में अलग अलग, यानी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे सबसे पहले करें हम जैन धर्म में इसका नाम मिलता है, जैन धर्म में इसका नाम सियसेन मिलता है। क्या मिलता है, सियसेन। और साथ में ही जैन धर्म में तो सियसेन मिलता है, और एक और नाम मिलता है वायु पुराण में, ध्यान रखना है, वायु पुराण में इसका नाम मिलता है भद्रसार।
तो अन्य नाम में हमें इसके दो नाम अन्य हुए, एक तो CSA जो कहाँ मिला, जैन धर्म में, और एक होता है भद्रसार, वो कहाँ मिला, वायुपुराण में। तो ये तो इनकी उपाधि और अन्य नाम की किनकी, बिंदुसार के बारे में पता लगता है। अब बिंदुसार के बारे में आगे हम चर्चा करें तो ये कौन से धर्म के अनुयायी थे, यानी कहने का मतलब है चंद्रगुप्त ने तो अंतिम दिनों में मतलब जैन धर्म का अनुयायी बन गए थे, यानी जैन धर्म अपना लिया था। ऐसे ही ये अनुयायी किसके थे, कौन, बिंदुसार। तो ये अनुयायी थे आजीवक संप्रदाय के, यानी इन्होंने कौन सा संप्रदाय अपना लिया था, बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को इन्होंने अपना लिया था। अब इनके जो शासन काल में जो प्रमुख घटनाएं रहती है वो इस प्रकार है। अगला टॉपिक आपका रहेगा जिसमें इनके शासन काल में एक तक्षशिला, हमने नाम सुना है तक्षशिला, जो गांधार की राजधानी होती है, तक्षशिला के दो विद्रोह, यानी बिंदुसार के समय जब ये शासन मतलब राजगद्दी पे बैठा हुआ था तो उस समय तक्षशिला पे दो विद्रोह होते हैं। कितने विद्रोह होते हैं, दो। और उन दो विद्रोहों को दबाने के लिए ये अपने दो पुत्रों को बारी बारी से बेचते थे। ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहली बात हो, तक्षशिला में विद्रोह किसके समय हुआ, बिंदुसार के समय होता है, और वो उस विद्रोह को दबाने के लिए, यानी विद्रोह को दबाने का मतलब है उसको शांत करने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए एक नंबर पे, यानी पहले नंबर पे किसको भेजा, पहली बार किसको भेजा, वो भेजा अशोक को। फिर दूसरे नंबर पे इसका एक पुत्र था जिसका नाम था सुसीम को भेजता है, भेजा, यानी कहने का मतलब है इनके बारे में हमने उपाधि की चर्चा की, अन्य नाम अनुयायी, तक्षशिला का विद्रोह। फिर एक और महत्वपूर्ण घटना इनके इसमें होती है, आप ऊपर लिखता हूं मैं, तो अब आगे बढ़ाता हूं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके जो बिंदुसार है उनके राज दरबार में दो विदेशी राजा होते हैं, उनके नाम अभी मैं बताऊंगा। वो अपने राजदूतों को इनके दरबार में नियुक्त करता है। तो यहाँ राजदूत, तो इसके दरबार में कौन कौन से राजा, कहाँ के राजा थे और किस को राजदूत के रूप में भेजते हैं, तो यहाँ यूं करके लिखता हूँ। एक नंबर पे, यानी पहले नंबर पे दो थे राजदूत, दो राजाओं ने दो राजदूत इस बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किए थे। एक नंबर पे, पहले नंबर में चर्चा करता हूँ, यूनान का शासक था, यानी यूनान का राजा था, यूनान का राजा जिसका नाम था, इसका नाम था एंटीयोकस है। इसके द्वारा किसको राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाता है बिंदुसार के दरबार में, यहाँ नाम है डायमेकस। तो बात समझ में आई होगी कि राजदूत यानी किसके दरबार में नियुक्त होते हैं, बिंदुसार के दरबार में नियुक्त होते हैं। पहला राजदूत कौन नियुक्त करता है, यूनान का राजा एंटीयोकस। किसको राजदूत के रूप में, डायमेकस को राजदूत के रूप में, यहाँ लिख देता हूं राजदूत, यानी राजदूत कौन था, डायमेकस का, और उसको नियुक्त कौन करता है, एंटीयोकस। कहाँ का राजा था, यूनान का। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं, तो दूसरा राजदूत मिस्र का राजा, इसको स्पष्ट कर दो क्योंकि एक और राजा था वहां पे। तो एंटीयोकस स्पष्ट है, द्वारा डायमेकस को राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में नियुक्त करता है। और मिस्र का राजा जिसका नाम है फिलाडेल्फस, यानी मिस्र का राजा का नाम क्या होता है, फिलाडेल्फस। इसके द्वारा कौन से राजदूत को बिंदुसार के राज दरबार में नियुक्त किया जाता है, इसका नाम है
डियानीसिस। नाम थोड़ा देखो आप, कठिन है लेकिन याद करना है। डियानीसिस को राजदूत के रूप में नियुक्त करना है। ये बिंदुसार के बारे में हमने सारी जानकारी हमने पढ़ ली, जो पूरे बोर्ड पे आपके सामने है। हमने किसको पढ़ा? बिंदुसार को पढ़ा, जो चंद्रगुप्त के बाद शासक के रूप में मगध का साम्राज्य संभालता है। इसका शासन काल होता है 298 से 272 ईसा पूर्व। इसमें सबसे पहले इसके पास पहुंची पाती थी अमित्रोघात व अमित्र चेट्स। फिर अन्य नाम में जैनधर्म में शेषसेन मिलता है, वायुपुराण में भद्रसार मिलता है। अन्य कौन से संप्रदाय का था? आजीविक संप्रदाय का था। इसके समय तक्षशिला में 2 विद्रोह होते हैं, जिनको दबाने के लिए पहले क्रम से किसको भेजता है? अशोक को, फिर उसके बाद सुसिंह को। दोनों इसके पुत्र थे। अशोक की बात करें तो अगला टॉपिक आपका अशोक ही रहेगा, यानी जो मगध का बिंदुसार के बाद जो मगध पर सम्राट के रूप में शासन करता है वो अशोक ही होता है। इतिहास में अशोकमान के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो ये तो तक्षशिला के 2 विद्रोह थे, उनको दबाने के लिए अपने दोनों पुत्रों को भेजता है। फिर एक बात आती है राजदूत वाली, यानी इसके दरबार में, किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में 2 राजाओं द्वारा, 2 अलग अलग देश है, उनके राजाओं द्वारा 2 राजदूत बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किए जाते हैं। जिसमें पहला आता है यूनान के राजा है एंटियोकस, उसने डायमेकस राजदूत को नियुक्त किया। और दूसरा है मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, उसने डायनीसिस को नियुक्त किया। तो ये आज हमने जितना पढ़ा चाणक्य मतलब चंद्रगुप्त हमने अधूरा था, तो वो इस पार्ट में कंप्लीट करके हमने चाणक्य को भी पढ़ा। चाणक्य के बाद हमने सेल्यूकस निकटर को भी पढ़ा, और निकटर के पढ़ने के बाद हमने मेगास्थनीज को भी पढ़ा। फिर उसके बाद हमने मगध का अगला सम्राट बना बिंदुसार, उसके बारे में सारी जानकारी पढ़ी। अब इनके नोट्स में आपको अभी उपलब्ध करवाऊंगा, उनको अच्छी तरह से पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में अच्छी तरह लिख लें। समझ में आपको वीडियो से आ जाएगा, लेकिन नोट्स को उतारने से वो अच्छी तरह कहानी के रूप में, मैंने नोट्स एक कहानी के रूप में ही तैयार किए हैं, वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो ये नोट्स आपके सामने हैं, देखो। ये हमने शुरू की थी मौर्य वंश से, तो ये मौर्य वंश क्या है। फिर मौर्य वंश में हमने चंद्रगुप्त को पढ़ा, मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में, जिसका शासनकाल 322 से 228 ईसा पूर्व रहता है। और ये यहाँ पे चंद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। फिर अब हमने इसी के दरबार में चाणक्य, इनके गुरु थे, उनके बारे में पढ़ा था। ये चाणक्य के बारे में है। और फिर ये सेल्यूकस निकटर और मेगास्थनीज के बारे में है। तो ये चंद्रगुप्त यहाँ पे पूरा हो जाता है। और अगला सम्राट जो बनता है वह बिंदुसार आता है। ये बिंदुसार के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। आप इन नोट्सों को अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आराम से उतार सकते हैं, ताकि आपके पास अच्छे नोट्स उपलब्ध हो जाए और इसको एक कहानी के रूप में याद करने का प्रयास करें। धन्यवाद।